ऑलराइट, सो इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हम वैसे इन सब जो एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे मोस्टली कवर कर चुके हैं, टच कर चुके हैं इसको, बट वी आर एनलिस्टिंग राइट नाउ कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। कि अगर मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बताना है कि हाँ जी ये कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड होगा, तो वो कब वैलिड होगा, उसमें ये एलिमेंट्स होंगे तब वैलिड होगा। तो वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे पास आता है, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया चीज़ शुरू कहाँ से होती है, जब दो पार्टीज़ हैं, एक ऑफ़र करती है दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का होना ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब मैं ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑफ़र है वो भी और जो एक्सेप्टेंस है वो भी, दोनों लॉ की लैंग्वेज में वैलिड होने ज़रूरी हैं। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। व्हेन आई टॉक अबाउट ऑफ़र, वो ऑफ़र तभी लॉ की लैंग्वेज में वो लीगली एक ऑफ़र माना जाता है जब उस ऑफ़र को एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में बताया गया हो, उस तक जो दूसरी पार्टी है उस तक कम्युनिकेट किया गया होना ज़रूरी है। यानी कि ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि दो पार्टीज़ होनी चाहिए, ऑफ़र आप कर रहे हो, यहाँ पे ऑफ़र का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है और ऑफ़र के टर्म्स का सर्टेन होना ज़रूरी है। सर्टेन होना समझ रहे हो कि प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए कि क्या ऑफ़र है, उसके सब टर्म्स एक्चुअली में डिफाइन होने चाहिए, और जो ऑफ़र एक्चुअल में आप कर रहे हो वो दूसरी पार्टी तक कम्युनिकेट अच्छे से हो जाना चाहिए। इसी तरीके से जो एक्सेप्टेंस है वो भी वैलिड तब मानी जाएगी जब वो एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में होगी, और अगेन इसको भी आपने कम्युनिकेट करना है। एक और चीज़ बोलते हैं एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। इसका मतलब समझो कि जब मैं ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो एक्सेप्टेंस शुड बी कम्प्लीटली अनक्वालिफाइड, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंडीशंस लगा रहा हूँ उस पर कि ऐसा होगा तो ही वैसा होगा तभी वो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो मैं नहीं कर रहा। अनक्वालिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म्स में कि हाँ तूने ये ऑफ़र किया है, एक्सेप्ट कर दिया, और वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए उस दूसरी पार्टी तक कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे हो उसको कि हाँ भाई मैंने एक्सेप्ट करा है तेरा ऑफ़र, तो वो एक्सेप्टेंस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोनों का कम्युनिकेट होना ज़रूरी है, दोनों का सर्टेन और एब्सोल्यूट टर्म्स में होना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरी चीज़ पे आते हैं, ये तो पहला टर्म हो गया। दूसरी चीज़ है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, या बोल लो लीगल रिलेशंस। इसका मतलब क्या है, देखो जब भी दो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने पहले भी बात कर रखी है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना ज़रूरी है। यहाँ पे इंटेंशन की बात हो रही है कि देखो अगर मैं एक ऑफ़र ऐसे ही कर रहा हूँ कि ठीक है आज तू डिनर पार्टी पे मेरे यहाँ आ जाइयो, ऑफ़र किया, उस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब वो आया नहीं, तो क्या मैं उस पर लीगल केस करूँगा कि यार तू मेरी पार्टी पे नहीं आया, चल कोर्ट चल? नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस था, एम्प्लाइड था कि मेरा इंटेंशन नहीं था कोई भी लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का या लीगल ऑब्लिगेशन उस पर डालने का, कोई इंटेंशन ऑब्वियसली नहीं था। तो इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लॉ की लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, इसलिए मैं केस नहीं करूँगा उस पर। तो ये ज़रूरी है कि हर उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन ना हो। हाँ एक बात ज़रूर है, अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, बिजनेस एग्रीमेंट है, उसमें एज्यूम्ड होता है कि देयर इज़ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कि भाई तेरे से माल लूँगा मैं 1 महीने बाद, लूँगा तेरे से 1 महीने बाद, और तुझे मुझे देने पड़ेंगे और मैं पैसे दूंगा तेरे को, ठीक है उसके, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक बिजनेस क्योंकि एग्रीमेंट है, यहाँ पे एज्यूम्ड है कि भाई नहीं दूंगा तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सकता है, लॉ केस कर सकता है मुझ पर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आती है। ओके, ओके, सो जब हम फ्री कंसेंट की बात कर रहे हैं, 5 चीज़ें हमारे पास आएंगी जिससे फ्री कंसेंट नहीं होता, मतलब जिसकी वजह से जो है कंसेंट फ्री नहीं होगा, बोलेंगे हम। एक है कोएर्जन ऑब्वियसली, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन,
डेटा हो गया, या फिर फ्रॉड। अब पांचवा जो है वो है मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक ऊपर वाले से अलग है, ये जो चार है ये अलग है इससे। लेकिन हाँ, पांचों में फ्री कंसेंट नहीं होता मान लो, ठीक है। लेकिन ये जो चार है, और मैंने अलग क्यों बोला, देखो इन चार के केस में ये होता है कि मतलब अगर इनकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया बिकॉज फ्री कंसेंट नहीं था, तो इन चार की वजह से अगर हो रहा है देन इट इज़ वॉइडेबल। रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वो पर्सन जो जिसको ये झेलना पड़ा, मतलब जिसके ऊपर फ्रॉड हुआ या जिसके ऊपर फोर्स का यूज़ हुआ, वो तो मैं उसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है। कि मान लो ए ने बी पे फोर्स का यूज़ किया है, तो वो बी के ऑप्शन पे हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि इसकी भाई ठीक है, तेरे पे सिर पे गोली रख के तेरे से साइन करवाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब तेरा जब भी पता लगेगा तब बोलेंगे उसको कि अब तेरी मर्जी है, तू चाहेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा कि भाई मेरे पे बंदूक रख के इन्होंने करवाया था, नहीं 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 मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, तो वो वॉइड बना सकते कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो चाहे कि हाँ मेरे ऊपर बंदूक तो थी लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे को लग रहा है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट चलने दो, सही है, तो वो चाहे तो उसको वैसे ही रख भी सकता है। तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, और बी जो चाहेगा वो हो, चाहते हैं वॉइड हो वॉइड हो, चाहते हैं वॉइड ना हो वॉइड नहीं होगा। लेकिन मिस्टेक के केस में अलग चीज़ होती है। अगर मिस्टेक होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या होगा, तो तक सस्पेंस में रहो। जब एक्चुअल पढ़ेंगे हम ये वाला पूरा केस कि अगर गलती से आपने साइन करा, आपकी गलती है, तो क्या होता है ये मैं बाद में बताऊँगा। अभी के लिए बस ये याद रख लो। ओके, तो इसके बाद फोर्थ उस पर आते हैं, कंसेंसस एड आइडम। ये मैंने पहले भी बता रखा है, सेम चीज़ पे आप वो क्या कर रहे हो, ठीक है, मतलब अग्री कर रहे हो, अग्री ऑन सेम थिंग इन सेम सेंस। तो ये कंसेंसस एड आइडम है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब वैलिड होने के लिए ये इसका होना ज़रूरी है। मान लो मैंने उसको बोला कि मैं तेरे को एक गाड़ी दूंगा, मैं अपनी गाड़ी दूंगा तुझे, जो अगर तू मुझे 5 लाख रुपए दे दे। सामने वाले बंदे ने सोचा ये अपनी नई गाड़ी की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, मैं तो अपनी पुरानी गाड़ी की बात कर रहा था। तो क्या इसमें सेम सेंस में वो हो पाया? नहीं, उसने कुछ और समझा, मैंने कुछ और समझाना चाह रहा था, तो कंसेंसस एड आइडम नहीं हुआ, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। तो फिफ्थ अगर हम इस पे आए, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, इसको ध्यान से समझना। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब जो दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो केपेबल होने चाहिए, उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ। केपेबल आप बोलो कि केपेबल तो सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, नहीं। लीगल लॉ की भाषा में सब लोग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं हैं। इसमें कौन कौन आता है वो ध्यान से समझो। एक तो हो गया माइनर्स, यानी 18 साल से कम अगर कोई है तो वो लॉ की नज़रों में केपेबल नहीं है को अपने आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। वैसे माइनर का पूरा केस अब भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। देखो ये अभी हमने सब आगे पढ़ना है तो तब क्लियर हो जाएगा, तो अभी इतना मत करो, अभी सब आगे पढ़ेंगे इसको। माइनर का हो गया। एक हो गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, ये मैं केस बता रहा हूँ कब कब जो है लॉ की नज़रों में केपेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। या डिसक्वालीफाइड पर्सन, यानी कि लॉ ने उसको किसी रीज़न की वजह से डिसक्वालीफाई कर रखा है कि भाई आगे से तू कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए वैलिड नहीं है। या फिर एक बोलते हैं एलियन एनिमीज़, ये भी आगे बताऊंगा क्या है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर भी देते हैं तो वो वॉइड है शुरू से ही, ठीक है। अभी बस नाम याद कर लो, एक्चुअल मैं आपको बाद में बता दूँगा। अभी एक और जो चीज़ है वो है लॉफुल कंसिडरेशन। ये बस वही है, मैंने आपको बताया था ना, कंसिडरेशन का होना कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है। कंसिडरेशन का मतलब अगर मैं कुछ दे रहा हूँ बदले में वो भी मुझे कुछ दे, यानी कि किसी चीज़ के उसमें होना चाहिए ना कंसिडरेशन, और जो कि लॉफुल हो। यानी कि ऐसा नहीं कि देखो, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब मैंने उसे बोला मैं तुझे गाड़ी दूंगा अगर तू मुझे 4 लाख रुपए दे, तो मैं मेरे लिए 4 लाख रुपए कंसिडरेशन है जिसके बदले में मैं गाड़ी दूंगा। सामने वाले बंदे के लिए गाड़ी कंसिडरेशन है जिसके बदले में वो 4 लाख दे रहा है। समझ रहे हो ना, जो चीज़ मेरे लिए कंसिडरेशन है
उसको वो चीज़ वो दे रहा है वो, और जो उसके लिए कंसिडरेशन है वो मैं उसे दूंगा। तो कंसिडरेशन का मतलब आप एक दूसरे को क्या दे रहे हो जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, यानी ये नहीं कि मैं बोलूँगा मैं तुझे गाड़ी दूंगा अगर तू मुझे माल ड्रग्स वाला देगा, तो क्या ये लॉफुल कंसिडरेशन है? नहीं, क्योंकि लीगल नहीं है ना, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए क्योंकि जो माइक ही गिर गया, इसलिए क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, मतलब लीगली वैलिड नहीं है। लॉ की नज़रों में हम चीज़ें देख रहे हैं ना, वैसे तो कोई भी क्या भी कॉन्ट्रैक्ट कर ले, किसको क्या ही पड़ी। अब यहाँ पे एक टर्म ज़रूर आप ध्यान में रखना, जिसको बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। बोलोगे ये क्या है? जैसे कंसेंसस एड आइटम था, वैसे क्विड प्रो क्वो है। ये होती है, ये बिजनेस लॉज में से आएंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ तो दो कंसिडरेशन, मतलब रिटर्न में मुझे कुछ चाहिए अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, यानी कि दोनों पार्टीज क्विड प्रो क्वो, दोनों पार्टीज को कुछ कंसिडरेशन मिलनी चाहिए। जैसे मैं गाड़ी दे रहा हूँ, वो पैसा दे रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना, तो दोनों के लिए कंसिडरेशन है। नेक्स्ट जो आपका आएगा दैट विल बी लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका पर्पस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता रहा है, वो सही लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि मान लो मैंने तेरे को लोन दिया, ए ने बी को लोन दिया मान लो, लेकिन ए को पता था कि ये जो मैं बी को लोन दे रहा हूँ, इस लोन से बी ड्रग्स खरीदने वाला है, तो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हुआ? देखो, जो बी ने आगे ड्रग्स खरीदी, वो तो चलो वो जो आगे एग्रीमेंट करेगा वो तो होगा ही अनलॉफुल। जो मैं भी उसे दे रहा हूँ और मुझे पता है अगर कि बी उसको किस चीज़ के लिए, गलत चीज़ के लिए कोई यूज़ कर रहा है जो अनलॉफुल है, लॉज की नज़रों में नहीं है, तो मेरा वाला भी कॉन्ट्रैक्ट उससे जो है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा और वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर मुझे नहीं पता कि वो उसका क्या यूज़ करने वाला है, तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ से वैलिड है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा लॉ की नज़रों में, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि उसका वो क्या करने वाला है। अगर मालूम है तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके बाद एक और जो आता है 8th, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब यहाँ पे ये क्या है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड? देखो, हमारे लॉ ने, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ, वो केस बताऊंगा कौन से हैं, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स पहले से ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखे हैं पहले से ही कि ये वाले एग्रीमेंट्स वॉइड हैं। अगर आप ये वाले कर रहे हो, ये नहीं माने जाएंगे, पहले से ही लॉ ने बोल रखा है। अब वो कौन कौन से हैं वो लिख लो, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि नहीं सुन रखे होंगे पहले आपने। देखो क्या है, एक है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब पूछो मत कि क्या है यार, जब टाइम आएगा सब बताऊंगा, अभी बस नाम याद रखो। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज सब बताऊंगा, थम सुन। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इसके बाद आता है वेजरिंग एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट, और एक है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। ये 5 जो है ये पहले से ही लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखे हैं कि ये भाई ये वालों में से करोगे तो पहली वॉइड है, मैं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ये बोला लॉ ने। तो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, अनसर्टेन। क्या है सब बताऊंगा जब डिटेल में आएगा तब बताऊँ, अभी फालतू में मैं ऐसे एक एक लाइन में बता के मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता इस टॉपिक को, जो अच्छे से बताऊँ। अब जो 9th है, एक ही रह गया, तो मैं अब अगला पेज तो नहीं करूँगा, कंफ्यूज तो मैं भी बहुत हूँ। तो 9th में यहाँ पे लिख रहा हूँ लीगल फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एग्रीमेंट के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटी लॉ ने पहले ही बोल रखी है कि ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। नहीं बोल रखी तो चाहे ऑरल कर लो, रिटन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्रेस कर लो, इम्प्लाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ये सब, मैं क्या बोलूँ बताता हूँ। वैसे तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे फिर क्यों लीगल फॉर्मेलिटी एक वो है? देखो, कुछ कुछ एग्रीमेंट्स के लिए लॉ ने पहले से बोल रखा है
इसके लिए रिटर्न होना ज़रूरी है, इसके लिए पहले से वो साइन ज़रूरी है, इसके लिए ये ज़रूरी है। तो लॉ ने जो बोल रखा है वो तो मानना पड़ेगा हमको। तो वो लॉ ने जो बोल रखा है वो वाली एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। तो ये एलिमेंट इसलिए आया है, ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या है, वैसे ऑरल रिटन दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ के लिए फॉर्मेलिटीज़ कुछ कुछ रिक्वायर्ड हैं। जैसे इसके लिए स्टैम्प होनी ज़रूरी है, इसके लिए साइन होने ज़रूरी है, इसके लिए रिटन ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी वाले जो होते हैं एग्रीमेंट्स वो रिटर्न में होने ज़रूरी है। ये लॉ ने बोल रखा है तो फॉर्मेलिटी ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बोले, आप बोलो नहीं हमने तो बिजनेस लॉज में पढ़ा है एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न, तो मुझे आप ये फ्लैट बेच दो लेकिन ओरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, रिटर्न में नहीं कर रहे। तो वो बोलेगा भाई जा तू, नहीं देना फ्लैट तेरे को, क्योंकि आप बिजनेस लॉज के बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि कुछ लॉ ने पहले से बता रखा है कि भाई इस टाइप के एग्रीमेंट्स करोगे तो ज़रूरी है रिटर्न। वैसे ओरल हो चाहे रिटर्न हो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ के लिए ज़रूरी है। तो ये जो सारे मैंने बताए हैं ये थे एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप समझ में आपको आए होंगे।